Hello, good evening, friends. I hope you all will be fine. And I'm present to continue my class of Indus Valley Civilization. जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ स्पॉट्स के बारे में या स्पॉट्स में हमें क्या वही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं जिनको बारे में हम पढ़ के कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ग्लोरियस थी। और आज के 5000 साल पहले वो चीज़ें लोग यूज़ करते थे या वो टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे जिसके बारे में आज हम लोग सोचते हैं या अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ऐसे तो बहुत सारे स्पॉट्स मिले हैं, लगभग 1500 से प्लस स्पॉट्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। पर इतने सारे स्पॉट्स को पढ़ना और याद रखना ना आपके लिए पॉसिबल है ना हमारे लिए। तो जो मैं आपको वही चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आज ये जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, क्या क्या पूछा जाता है, ये हम बात करते हैं। सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड प्लीज़। फर्स्ट जो स्पॉट है हड़प्पा, जिसके नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है और जो कि रावी नदी के तट पे है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो भी स्थल है और उनकी जो नदियां हैं ये आपको इसलिए दिमाग में रखना है कि कई बार जब मैचिंग के लिए पूछा जाता है, मैचिंग के लिए आपको स्थल दे दिया और नदी दे दिया, तो आपको जो है पता होना चाहिए कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो हड़प्पा रावी नदी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो अक्सर लोग हड़प्पा को सिंधु नदी से मैच कर देते हैं। इट विल बी नॉट अ राइट आंसर। हड़प्पा एक्चुअली रावी नदी के तट पर है। 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी ने इसका खोज की थी और पाकिस्तान में है ये। तो हड़प्पा से हमें क्या चीज़ें मिली हैं और उनमें से क्या हमारे एग्जामिनेशंस में आता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हड़प्पा जो है वो एक कॉमन पीपल्स का एरिया है। ऐसे आप इसको याद करना और समझना, दो चीज़ों से याद कर सकते हैं। कॉमन पीपल्स मतलब मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय, ये सारे लोग जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिनके थ्रू जो चीज़ें बनाई जाती हैं या जो व्यवसाय किया जाता है वो हमारे एलिट क्लास तक पहुंचता है। तो हड़प्पा में हमें श्रमिक आवास मिला है। सबसे पहले श्रमिक आवास मतलब जैसे आज के टाइम पे जो कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए कॉलोनीज़ देती हैं, गेस्ट हाउस देती हैं, एम्प्लॉयज़ हाउस देती हैं। तो उस टाइम पीरियड में ऐसा श्रमिक आवास मिला हुआ है लोग की, यहाँ पर लोग श्रमिक रहते थे। तो चूँकि कॉमन पीपल की हम बात करें तो आप इसको एक कनेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर लेबर क्लास रहता था या जहाँ पर निम्न वर्गीय लोग रहते थे, उनसे जुड़ी सारी चीज़ें आपको हड़प्पा स्थल में मिलेंगी। तो सबसे पहले श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास मतलब मैंने बताया जहाँ पर लोग जो निम्न वर्गीय लोग हैं वो रहते हैं। फिर श्रमिकों, आपको जानते होंगे या आपको पता भी होगा कि जो श्रमिक होते हैं उनको भूख बहुत लगती है। भूख मतलब क्योंकि वो बहुत फिजिकल वर्क करते हैं। सीधी सी बात है, जो भी जैसे एथलीट हैं जो बहुत फिजिकल वर्क होते हैं, उनको कैलोरीज भी चाहिए होती है खुद को मेंटेन रखने के लिए, उनको भोजन ज़्यादा चाहिए होता है। तो जब ज़्यादा भोजन चाहिए होगा तो सीधी सी बात है, वहाँ पर एक हमें बहुत बड़ा स्टोर हाउस मिला है जिसको हिंदी में हम अन्नागार कहते हैं। बहुत बड़ा ग्रेनरी मिला हुआ है। तो अन्नागार जो सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग अगर आपसे पूछा जाए तो दैट विल बी अन्नागार। जो बहुत बड़ा बिल्डिंग है वो अन्नागार है। और कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। अब श्रमिक हैं, उनको भूख लगी तो उन्होंने अन्नागार को यूज़ किया, यानी जो भी अन्न उगाया, कृषि से जो चीज़ें उगाई उसको स्टोर हाउस में डाला, वो एक बहुत बड़ा अन्नागार हो गया। ठीक है, अन्न जो है स्टोर करने के लिए अन्नागार बनाया गया। फिर और श्रमिक क्या करते थे? तब तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि नवपाषाण काल में चाक की खोज जो पहिए की खोज हो चुकी थी। तो सिंधु सभ्यता तक आते आते लोग जो है चाक से बर्तन बनाया जाता है, मिट्टी का बर्तन, कुम्हार के चाक का प्रयोग करने लगे थे। तो जो इस तरह के काम हैं आप देखेंगे, कुम्हार का चाक है, शिल्पकारी है, ये सारे निम्न वर्ग के लोग करते हैं। आपने कभी सुना है कि कभी अंबानीज चाक का बर्तन बनाए हैं? मतलब अपने टाइम पे उन्होंने अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड में बनाया होगा, पर आज की डेट में वो नहीं बनाएंगे। तो कहने का मतलब जो निम्न वर्ग के लोग ऐसा काम करते हैं या करते थे, उनको हड़प्पा सभ्यता से ऐसा एविडेंस मिला हुआ है। तो कुम्हार के चाक का एविडेंस हड़प्पा सभ्यता से मिला है।
फिर जो श्रमिक वर्ग होते हैं, निम्न वर्गीय, अपने गांव में देखा होगा जो बहुत लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनका एक ग्राम देवी होती है, कुल देवी होती हैं, तो इनकी भी एक मातृ देवी थी। मातृ देवी एक देवी थी जिनकी वो लोग पूजा करते थे। तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यू हैव टू रिमेंबर एंड द अगेन एंड अगेन अबाउट दैट। तो मातृ देवी की जो मूर्ति है वो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से मिली है, जो ये इंडिकेट करती है कि उस टाइम का जो क्लासिफिकेशन था, जो समाज था, वो मातृ सत्तात्मक था। मतलब माता और पिता दोनों को ही फैमिली में इक्वालिटी थी या समाज में प्रधानता थी। तो हम मातृ देवी को ऐसा पूजा करते होंगे उस टाइम के लोग। तो मातृ देवी की जो मूर्ति है वो हड़प्पा से मिली है। ठीक, फिर क्या और लेबर क्लास के लोग क्या करते हैं, तो एक ओखली मिली है। ओखली मतलब आपने देखा होगा गांव में भी या ऐसे भी, जिसमें धान कूटा जाता है या अन्य लोग, औरतें 2-3 मिलकर ऐसा कूटती हैं। बाद में उसको, पहले कोई फैक्ट्री, कोई ऐसा रिफाइनरी तो नहीं होती थी कि तुरंत फैक्ट्री में जाके अनाज ऐसे आ जाता होगा, तो ओखली में डाल के कूटा जाता था, फिर उसको साफ करके निकालते थे। तो ओखली का जो साक्ष्य है वो हमें हड़प्पा से मिला हुआ है। ठीक, फिर अब बात करते हैं, सीधी सी बात है, जब आदमी इतने टाइम पीरियड तक काम करता रहेगा तो हर किसी का एक लाइफ टाइम होता है और एक टाइम बाद वो एक्सपायर भी होगा, ख़त्म भी होगा। तो उसके मरने के बाद हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उनको एक ताबूत में, ताबूत तो जानते होंगे, ताबूत के अंदर दफनाने का कई सिस्टम होता है। कुछ लोग ऐसे ही ले जाके मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, कुछ ताबूत के अंदर रख के उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें एक ताबूत मिला हुआ है जिसमें से डेड बॉडीज़ का एविडेंस है, और ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग ताबूत का यूज़ करते थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, RH-37 एक कब्रिस्तान मिला है। इसलिए हमको पता चला कि यहाँ के जो लोग थे वो दफनाते थे। ये हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। RH-37 एक कब्रिस्तान है, मतलब कब्रिस्तान इन द सेंस की बहुत बड़ी मात्रा में दफनाने का एविडेंस मिला हुआ, तो उसको नाम दे दिया गया RH-37, सॉरी। तो ये कब्रिस्तान मिला है RH-37। अब देखिए, जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो इतना अनाज उगाएंगे, शिल्पकार हैं, कुम्हार का चाक बर्तन बनाते हैं, तो उससे अपना उनका लिविंगहुड चलता है। तो सीधी सी बात है, जब उनका व्यवसाय चलेगा, रोजी रोटी कमाएंगे, तो एक मुद्रा भी होगी। कैसे बात भाई, आज तो चलो बहुत क्या बोलते हैं, पेपर करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, अब तो बहुत ही हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, अलग बात है। तो उस टाइम की बात हम करें तो एक जानवर का, जैसे कैसे पहचाना जाएगा कि ये मोहर ही है। एक्चुअली एक मोहर मिला हुआ है, उसमें एक श्रृंगी जानवर का चिन्ह है। मोहर गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कैसे बेलनाकार भी होते थे। तो इस तरह के जो मोहर मिले हैं उसमें एक श्रृंगी जानवर, जिसको हम सांड भी बोल सकते हैं, तो उसमें एक सींग ऐसा बना हुआ है और एक श्रृंगी जानवर का चिन्ह हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमें हड़प्पा से क्या क्या मिला है। सबसे पहले श्रमिकों का आवास है, और चूँकि श्रमिकों का आवास है, वो भूख लगेगी, खाना खाएंगे, तो एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, अन्नागार मिला है। फिर उसके बाद माता देवी की मूर्ति है, कुम्हार का चाक है, ओखली है और ताबूत है। ताबूत फिर मतलब कब्रिस्तान का एविडेंस मिला है, RH-37 जिसको नाम दिया गया है, और एक श्रृंगी जानवर का चिन्ह मिला हुआ है जो कि मोहर पे लगा हुआ है। और हाँ, और हाथी का सर का साक्ष्य है, मतलब हाथी का सर हड़प्पा से मिला हुआ है। ये हमारा इतना डिटेल हो गई हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा स्थल के बारे में। अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो द स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा शहर, अगर हम बात, बड़ा तो नहीं कहेंगे, बड़ा बहुत बड़ा शहर की बात अगर हम करते हैं तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल अभी आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ से क्या मिला है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। मोहनजोदड़ो 1921 में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की, जो अभी भी पाकिस्तान में है, और लरकाना जिला है, सिंधु, ये सिंधु नदी के किनारे है। मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था, तो शायद बताया था कि जो पाकिस्तान है वो 3 भाग में डिवाइडेड था, पूर्वी पंजाब और सिंध प्रांत और बलूचिस्तान।
तो ये हमारा सिंध प्रांत में आता है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, सुतकांगेडौर, ये चारों ही जो हैं ये अभी पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। हमने हड़प्पा क्लियर कर लिया कि हड़प्पा क्या था, एक लेबर क्लास से रिलेटेड स्थल था, यानी कि निम्न वर्गीय लोग रहते थे। अब मोहनजोदड़ो की बात हम करें तो मोहनजोदड़ो क्या था, ये एलीट क्लास था। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जो पूरा नगर नियोजन था या जो नगर बना था वो ऐसा बना था कि क्लास डिस्ट्रिफिकेशन था। मतलब जो अपर क्लास के लोग हैं उनके लिए ऊपर बाहरी चार दीवारी बनी हुई थी, फिर अंदर लोग जो है निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय लोग रहते थे। तो मोहनजोदड़ो जो है वो बहुत ही सीधी सी बात है। जैसे भारत में सबसे बड़ा शहर की बात हम करें, जो मुंबई है या कोलकाता है, दिल्ली है, हैदराबाद है, तो अक्सर लोग ऐसा आइडिया लगाते हैं कि वहाँ पर बहुत मतलब नॉर्मल अमीर लोग रहते हैं, या नहीं अमीर तो एक मतलब बहुत ठीक ठाक लोग रहते हैं, बहुत लेबर क्लास लोग नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। अब मोहनजोदड़ो की स्थिति भी उस टाइम वैसी ही थी। तो मोहनजोदड़ो एलीट क्लास संभ्रांत वर्ग के लिए था। तो अब संभ्रांत वर्ग की बात करें तो यहाँ पर पुरोहित आवास मिला है। जैसे कि हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला है, उसी तरह से मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिला है। अब पुरोहित आवास मतलब जो बहुत बड़े पंडित जी होंगे या पूरे समाज के पुरोहित होंगे, उनका आवास मिला है। अब पुरोहित लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उनका डेली लाइफ पे जाएंगे तो आपको मोहनजोदड़ो से मिली हुई चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, मोहनजोदड़ो का मतलब, हाँ ठीक है, बाद में बताती हूँ। मोहनजोदड़ो पुरोहित आवास मिला है, यानी संभ्रांत वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए रहने के लिए एक आवास है। अब जो पंडित जी लोग होते हैं या जो बहुत पुजारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से इस बड़ा स्नानागार मिला है। अन्नागार के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा बिल्डिंग है तो वो स्नानागार है। ये पूछा जा सकता है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपका स्नानागार है। अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो अन्नागार है, सेकेंड पूछा जाएगा तो स्नानागार है। ठीक है। अब स्नान किया, स्नान करने के बाद वस्त्र पहनता है आदमी, तो कॉटन का कपड़ा, जैसे आज की डेट में देखो तो कॉटन का कपड़ा बहुत महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अब आप एक एक चीज़ें कनेक्ट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर सूती वस्त्र पहने, फिर वहाँ से पहन के वो निकले। बहुत लंबी चौड़ी सी सड़क थी और सड़क के बाद एक पूजा घर तो नहीं कहेंगे, पशुपति नाथ की मूर्ति मिली। पशुपति जिसे हम शिवजी भी कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है कि सबसे चौड़ी सड़क का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है, कि सबसे चौड़ी सड़क जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। और पशुपति नाथ शिव की मूर्ति मिलती है। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिलती है और पशुपति नाथ की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक। अब पंडित जी ने सबसे पहले क्या किया, पुरोहित आवास मिला, फिर उन्होंने स्नान किया, फिर एक लंबी सी चौड़ी सी सड़क पे चल के पशुपतिनाथ की पूजा की, फिर क्या आदमी पूजा वूजा करके फिर उन्होंने खाना खाया। तो खाने से रिलेटेड अन्नागार मोहनजोदड़ो से भी मिला है। सीधी सी बात है, जहाँ लोग रहेंगे वहाँ खाने की व्यवस्था तो होगी। लेकिन अगर बड़ा की बात करें तो लार्जेस्ट हड़प्पा का है और मोहनजोदड़ो का छोटा है। जैसे कि आज जो स्मार्टेस्ट सिटी हैं, अगर हम बात करें, जो गेहूं है या चावल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ होता है, सीधी सी बात गांव में होगा, क्योंकि गांव में किसान हैं, वो उगाते हैं, स्टोर करते हैं, उनका लिविंगहुड वही है, उसी को बेचते हैं, फिर खाते हैं, उसी को बेच के जो पैसा मिलता है उससे उनका लाइफ चलती है। और आप जैसे यहाँ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता शहरों की बात करें तो यहाँ क्या है, ये लोग जो किसान इधर बेचते हैं या जो छोटे छोटे पैकेट्स में मॉल्स में जो मिलता है उसको अमीर लोग यूज़ करते हैं। तो ये खाना तो हम लोग भी खाते हैं, खाना वो भी खाते हैं, पर अगर स्टोर हाउस की बात करें तो क्या होगा, गांव यानी किसानों के पास स्टोर हाउस ज़्यादा होता है। उसी तरह से जो संभ्रांत वर्ग है मोहनजोदड़ो, अन्नागार यहाँ पर भी मिला है, लेकिन यहाँ का जो अन्नागार है वो छोटा है और हड़प्पा का जो अन्नागार है वो लार्जेस्ट है। ओके। फिर उन्होंने खाना खाया, तो अन्नागार से आप खाने को ऐड कर सकते हैं, मतलब अन्नागार मिला हुआ है। फिर अन्नागार के बाद वो एक असेंबली में गए। भाई जो बहुत संभ्रांत लोग हैं, बहुत शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपना काम धंधे में अपना जाएंगे। तो एक सभा घर मिला हुआ है, यानी जहाँ पर बहुत बड़ी असेंबली लगती होगी, सभा घर मिला है। फिर सभा घर में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर एक कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति है। जैसे आप थोड़ा सा इमेजिन करें, पहले के जो राजा महाराजा जहाँ बैठते थे वहाँ के अप्सराएं होती थी, नृत्य करने वाली स्त्रियाँ होती थी, तो ऐसा एक मूर्ति मिली हुई है कांसे की, जो कि वो नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति है। ठीक।
यहाँ तक क्लियर हुआ? सबसे क्या हुआ, जो पुरोहित आवास है, पुरोहित जी नहा करके, पूजा करके, खा करके सभागार गए, वहाँ पर एक नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति है। और उससे भी ज़रूरी बात, तांबे का ढेर वहाँ पर मिलता है इनको, यानी तांबा का जो ढेर बोलते हैं भाई, उस टाइम तो बड़ा प्रीसियस धातु थी तांबा, तो तांबे का जो ढेर है वो उनको मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। ऑल द थिंग्स आर क्लियर अबाउट मोहनजोदड़ो। ओके, अब बात करते हैं चंदहुदड़ो की। चंदहुदड़ो भी पाकिस्तान का एक शहर है, पाकिस्तान का ही एक स्थल है जो सिंधु नदी पे है। और चंदहुदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर जितना भी आज के टाइम लेडीज़ की बात करें, लेडीज़ का जितना भी कॉस्मेटिक्स है, जितना भी उनका सजावट का जो सामान है, वो सारा चंदहुदड़ो से मिला है। जैसे आज हम लोग लिपस्टिक यूज़ करते हैं, काजल यूज़ करते हैं, और मोती ऑर्नामेंट के लिए मोती, ये सारा चंदहुदड़ो से मिला है। और चंदहुदड़ो से एक ईंट मिली हुई है जो बहुत रंगी पुती है, मतलब बहुत डेकोरेटेड है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो डेकोरेशन का सारा थीम है, डेकोरेशन का सजावट का सारा जो थीम है वो हमें चंदहुदड़ो से मिला है। ठीक, काजल, लिपस्टिक, पाउडर और मोती, मनके बनाने का कारखाना, ये चंदहुदड़ो से मिला हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी चंदहुदड़ो से मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात चंदहुदड़ो के बारे में ये है कि ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित मतलब आसपास इसके कोई भी किला या कोई भी घेराबंदी नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम सुदकांगेडोर की। अब सुदकांगेडोर क्या है, आप अगर मैप में मैंने आपको समझाया था कि सुदकांगेडोर बहुत पश्चिमी एरिया है। तो पश्चिमी एरिया दाश्क नदी के किनारे है, और ये छोटा सा सी पोर्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारिक संबंधों का कुछ साक्ष्य मिला है कि यहाँ से कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ साक्ष्य है जिससे पता चलता है कि यहाँ से व्यापार होता था बाहर के, फारस के और कंट्रीज से। अब लोथल की बात करते हैं। अब हम इतना हमारा हो गया जो पाकिस्तान में ये स्थल है, अब आते हैं भारत की बात करते हैं। ये है लोथल, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। जैसे भारत का आज के टाइम पे सबसे बड़ा सी पोर्ट लोथल है, उसी तरह से मुंबई है, और उसी तरह से जो लोथल था वो सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा सी पोर्ट था, भोगवा नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है। और लोथल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले। अग्नि कुंड मतलब आप देख, जिसमें हवन किया जाता है, तो वो मिट्टी का ऐसा खोद करके पक्का करके बनाते हैं, ऐसा साक्ष्य में लोथल से मिला है। और हाथी के दांत का ऑर्नामेंट, यानी हाथी के दांत से जो ज्वेलरी पहनी जाती थी, वो लोथल से इसका एविडेंस मिला है। चावल का साक्ष्य मिला है लोथल से। और लोथल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ की सड़कें मतलब सामने से गली में ना खुल करके मेन सड़क पे खुलती थी। बाकी जो जितने शहर हैं, जितने भी स्थल है, वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था या जो दरवाजे थे वो मतलब गली में आकर खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ का जो मेन दरवाजा है, वो जो घरों के दरवाजे हैं, वो मेन सड़क पे खुलते थे। अब बात करते हैं हम, और लोथल से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है, शवाधान, युगल शवाधान। युगल मतलब दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है।